ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अकाउंट्स में। बायबैक हमने लगभग पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। 3 टेस्ट हमको समझ में आ गए, 3 जनरलिटीज क्या रहती है वो भी समझ में आ गया, सीआरआर में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी समझ में आ गया, फ्री रिजर्व्स कौन से रहते हैं ये समझ में आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज क्या है ये भी हमने देख लिया, सेक्शन 52, सेक्शन 133 ने क्या मना किया ये भी हमने सब समझ लिया। मतलब आइडियली मैंने फाउंडेशन बेसिक्स और आपको बायबैक का पॉइंट पूरा लगभग समझा दिया है, ठीक है। सी, जो मैंने फाउंडेशन बेसिक्स बताया डज नॉट मीन कि आपको हर चैप्टर में आएगा, लेकिन जो बोनस था वो कोई भी चैप्टर मिक्स होकर आ सकता है, तो उसकी 2 एंट्रीज हैं। बायबैक तो हमने ऑलरेडी सीखा है, रिडेम्पशन कैसे करना है वो भी सीखा। कल लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने आपको सिखाया था, वो कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स का, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स, याद है, सेट ऑफ वाली एंट्री, और एक इसॉप वाली एंट्री सिखाया था मैंने। इसॉप इशू की एंट्री बता पाओगे क्या आएगा जब मेरे एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे? तो एक नॉर्मल नॉर्मल इशू की एंट्री क्या रहती है? नॉर्मल इशू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ज्यादा रहा तो प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे लोग पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, 50 का शेयर में सिर्फ 15 दे रहे हैं सपोज, तो क्या मेरा 30 लॉस हो रहा है? वो लॉस मैंने कभी ना कभी डेबिट करके रखा है। कौन सा अकाउंट है वो डेबिट वाला? ईसो आउटस्टैंडिंग, ईसो इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, राइट, दिस वाज द एंट्री। तो आज वैसे क्वेश्चन आने वाला है तो वो आपको बताऊंगा, सेटअप ऑलरेडी कर लिया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसके अंदर 3 टेस्ट पास करना था। 3 टेस्ट में अगर आप देखोगे, 3 टेस्ट में भी 3 केसेस थे शायद। लोन फंड्स यहाँ पे कितना था? 1800। यहाँ पे लोन फंड्स कितना था? 1200, और यहाँ पे कितना था? 1500। so बेसिकली एक ही इसमें आंसर आने वाला है, दो में तो जीरो आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज बताइए सबसे पहला आपका आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट में आंसर कितना आया? 8.25 करोड़ शेयर्स, सही है। सेकंड, रिसोर्स टेस्ट में आंसर कितना आया? 6.25 करोड़ शेयर्स, यहाँ तक बराबर है। तीसरा, जब आप डेट इक्विटी में गए, डेट इक्विटी में 3 केसेस आए थे, केस ए, केस बी, केस सी, राइट। फर्स्ट इसमें कितना आया? नहीं कर सकते। सेकंड इसमें 150, और थर्ड इसमें वापस 0। तो 150 के 2 बंटवारे करने पड़ेंगे, एक्स और वाई। प्लीज बताइए एक्स कितना आया था? 37.5। इसको डिवाइड किया होगा हमने तो 3.75 करोड़ शेयर आ गया, राइट। तो आपका सबसे मिनिमम कौन सा है? 3.75। तो आप 3.75 करोड़ शेयर बायबैक करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, राइट। और फर्स्ट और थर्ड सिनेरियो में आप आंसर लिखोगे द कंपनी कैन नॉट बाय बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? केस केस मतलब सिचुएशन 2 में ही आप आंसर निकाल सकते हो, सिचुएशन 1 में और 3 में आप बायबैक करने नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जर्नल पूछा था केस का, ठीक है, तो आपने जर्नल एंट्री भी किया होगा। 3 जर्नल एंट्रीज है, 3 जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री क्या रहेगी जल्दी बताइए? इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने डेबिट कितना किया? 3.75 करोड़ शेयर्स इंटू 10, लेकिन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम पे आप कितना पेमेंट करोगे? इंटू 10 की जगह कितना देना है? 30, मतलब कहने से 20 रुपीज ज्यादा देना। तो पहली बार लॉस कौन बेयर करेगा? प्रीमियम, अगर है तो, नहीं है तो फ्री रिजर्व। तो है प्लस प्रीमियम, कितना है प्रीमियम? 90। अपने को कितना बेयर करना है? 75। कहने से अकेला प्रीमियम ही बेयर कर ले रहा है, तो अपने को फ्री रिजर्व यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आएगा 37.5, यहाँ पे आएगा 112.5, एंड जो डिफरेंस आ रहा है 75, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकेला ही काफी है, प्रीमियम बाकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर प्रीमियम नहीं रहता, मान लेते प्रीमियम 70 रहता, तो हम प्रीमियम 70 यूज करते हैं, बाकी का फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या सकता है? पीएनएल एंड जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व को हम रेवेन्यू रिजर्व भी बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व रहता है? कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं दिया रहा तो नहीं भाई, फ्री नहीं है, लेकिन अगर ब्रैकेट में दिया रियलाइजिंग कैश तो यस। अच्छा, अब एक और बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या प्रीमियम एकदम फ्रीली यूज करते जाते हो हमेशा? मतलब यहाँ पे सेक्शन 52 में बोलते हो ना, तो सेक्शन 52 पे एक रेस्ट्रिक्शन था जो मैंने अब तक बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। इसके पीछे एजम्पशन रहता है इट इज रियलाइजिंग कैश, मतलब प्रीमियम हमेशा कैश में आया था इसलिए मैं यूज कर पा रहा हूँ, नॉट रियलाइजिंग कैश वाला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पे एजम्पशन हमेशा था इट वाज रियलाइजिंग कैश? मतलब बाय चांस अगर यहाँ 90 की जगह वो बोल देता ऑफ दिस 20 इज नॉट रियलाइजिंग कैश, तो 20 यूज नहीं कर सकते, 70 यूज करूंगा। समझ में आया? मतलब रियलाइजिंग कैश, इसके बैकग्राउंड में एक एजम्पशन ऑलरेडी है कि प्रीमियम हमेशा कैश में ही आया है। समझ में आ रहा है? ये रियलाइजिंग कैश रहता है। अब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा पॉइंट मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक आधी बार पॉइंट आया नॉट रियलाइजिंग कैश, तो याद रखना नॉट मतलब अपन यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो चाहे वो प्रीमियम हो, क्लियर है? नॉट रियलाइजिंग कैश इज नॉट यूजफुल फॉर अस। इज द पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में ना वो प्रेफरेंस वाला पॉइंट आया था फिर से, मतलब बेसिकली सीआरआर पे आपको ध्यान देना था। एक बार रीड करूंगा, पूरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे सब। Umesh Limited resolves to buy back 4 lakh of its fully paid up equity shares of 10 at rupees 22। कितने शेयर्स बायबैक करना चाहता है बेटा वो? 4 लाख। 10 रुपए का शेयर है, 22 में देना चाहता है। क्या 12 रुपए लॉस हो रहा है? 12 जो लॉस हो रहा है, जो 12 रुपीज लॉस हो रहा है, वो सबसे पहले लॉस कौन बेयर करता है? प्रीमियम, उसके बाद फ्री रिजर्व। आइडली ऐसे देखा हमने, ठीक है।
उसने अब तक पूरा टेस्ट पास करने बोला नहीं है। आगे, दिस बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस, वो खुद बोल रहा है कि भाई हमने कंप्लाई कर लिया, तुम मत मेहनत करो, हमने देख लिया वो 3 टेस्ट पास हो रहे हैं, 4 लाख तुम बायबैक कर सकते हो। हमने कहा ओके, हम जर्नलिटी करके देंगे, 3 जर्नलिटी करके देंगे, राइट। आगे, एंड डज नॉट एक्सीड 25%, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट इश्यूज 1 लाख 11% प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच एट पार। मतलब क्या मैं प्रेफरेंस इशू कर रहा हूं, एक नॉर्मल प्रेफरेंस इशू करने की एंट्री क्या रहती है, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। कितने शेयर्स बायबैक, कितने शेयर्स आपने इशू किया, प्लीज बताइए। बैंक टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। महिता ध्यान दो यहाँ पे, 1 लाख शेयर्स इंटू 10। अब उसने 10 बोला है ना, नहीं बोलता तो मैं 100 पकड़ता, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा 100 रहेगा, राइट। तो कितने शेयर्स मैंने, कितना हो गया ये, 10 लाख 10 लाख। क्या ये पहली एंट्री समझ में आ गई? मैंने इशू किया, इशू शेयर इशू किया, राइट। ओके, सेकंड, उसके बाद वो क्या बोल रहा है आगे, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। मैंने वन टाइम पूरा उनको बोला भाई वन टाइम पैसा चाहिए, मैं टुकड़ों में नहीं लेने वाला हूँ। हम टुकड़ों में ले सकते हैं ना, पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट। अच्छा, टुकड़ों से याद आया, अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने अडानी की बात किया था, अडानी के शेयर्स की, वो राइट इशू कर रहा है अभी, राइट। कल ही न्यूज आया, इसलिए उसका रॉकेट वो 5% अप हो गया उसका मार्केट प्राइस, जैसे न्यूज आई 5% अप। तो अल्टीमेटली वो 2500 भी प्रेजेंट डील कर रहा है, 1800 उसका राइट इशू प्राइस है, मतलब वो 1:3 रेशियो में दे रहा है। लेकिन आधा पैसा अभी लेगा जैन में, और आधा पैसा बाद में लेगा, मतलब वो कॉल्स में ले रहा है पैसा, ठीक है। मतलब 1800 का आधा करके ले रहा है पॉइंट शॉट। बस ये बताया था कि प्रैक्टिकली भी कॉल्स होते हैं, आइडियली हम नॉर्मली वन टाइम लेते हैं, लेकिन अगर राइट इशू आगे रहा तो वो पूरा सिर्फ आधा पैसा अभी लूंगा, आधा पैसा बाद में लूंगा, ठीक है। 25,000 करोड़ में से 12,500 करोड़ पहले लेना चाहता है, 12,500 करोड़ बाद में लेना चाहता है, ठीक है। ये उसका अभी का राइट इशू का प्लान है, जो कल ही मार्केट में आया। आगे, एनीवेज 1 लाख इशू हुआ, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन, मतलब वन टाइम पैसा दे दो भाई, मैं टुकड़े में लेने वाला हूँ, राइट। अच्छा, कंपनी ने इसको कभी कभार 2 एंट्री में कर देती है, याद है अब फाउंडेशन में हम एप्लीकेशन की एंट्री कर देते हैं, एंट्री क्या करते थे, बैंक पे एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, ऐसे करते हैं ना। आप चाहो तो ऐसे 2 एंट्री भी कर सकते हो, चाहो तो 1 एंट्री में खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 1 एंट्री अलाउड रहती है, ठीक है। आगे, उसके बाद वो बोल रहा है द कंपनी यूजेस 16 लाख ऑफ इट्स बैलेंस फ्रॉम सिक्योरिटी स्ट्रीम, वो खुद बोल रहा है कि मेरे पास सिक्योरिटी स्ट्रीम है 16 लाख रुपए, ठीक है। आगे, अपार्ट फ्रॉम इट्स एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, एडिक्वेट मतलब बहुत, जितना मर्जी मैं यूज करूंगा, ठीक है, मतलब जितना जो भी बाकी का लॉस है वो जनरल रिजर्व बेयर कर लेगा। आगे, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो अब मुझे जल्दी बताइए बायबैक ड्यू की एंट्री क्या रहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसी रहती है एंट्री। प्लीज बताइए, हमने इक्विटी शेयर कितने बायबैक किए, 4 लाख इंटू 10, लेकिन इनको पैसा देते समय 4 लाख इंटू 22 देना पड़ेगा, बराबर। यस, तो प्लीज बताइए कितना हो गया, ये हो गया 40, ये कितना हो गया 88, इसमें से 16 तो प्रीमियम है मेरे पास, बाकी जो भी बचा हुआ है जनरल रिजर्व, कितना 32। यहां तक समझ में आया। पेमेंट एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, कितना पेमेंट करेंगे 88। अब ये है ना बहुत इजी वाली एंट्रीज थी, इंपॉर्टेंट था लास्ट एंट्री, सीआरआर। सीआरआर में आइडियली बच्चे बोलते थे 40 करना है ना, नहीं, क्या शेयर के बदले शेयर इशू किया था, हाँ, कितना शेयर इशू किया था 10, मैं 10 माफ करूंगा, सिर्फ 30 सीआरआर में ट्रांसफर करना, दैट्स इट। तो एंट्री क्या रहेगी, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, कितना 30 एंड नॉट 40। फॉर्मूला क्या था सीआरआर का, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू। 40 का किया था, 10 का इशू किया, कितना बचा 30, ट्रांसफर करो, दैट्स इट। बस यही पॉइंट था, आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान देना था ये 30 रहेगा 40 नहीं रहेगा, दैट्स इट। इज द पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आया, इजी, ओके। अब एक मास्टर क्वेश्चन करते हैं। अभी मास्टर क्वेश्चन में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं एजम्पशन बेसिस पे, और हर हर एक एंट्री के बाद आपको बैलेंस शीट अपडेट करनी पड़ेगी, हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। नहीं, सिर्फ अपडेट करना, क्वेश्चन में अपडेट करते जाना, नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे। अगेन, अपडेट नहीं किया ना तो कुछ छूट जाएगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट ने ना गलती से ये क्वेश्चन डाल दिया था एग्जाम में, गलती हुई उनसे, क्यों पता है क्या, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था उन्होंने, नीचे जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने सिमिलर क्वेश्चन इस बार स्टडी मटेरियल में डाल दिया, कुछ चेंजेस करके, कुछ चेंजेस करके इजी कर दिया। मैं टफ वाला कराऊंगा, उन्होंने इजी करके दिया है स्टडी मटेरियल में, क्या दिया कैसे दिया मैं आपको सब बताऊंगा, उन्होंने स्टडी मटेरियल में अभी क्या किया और उन्होंने एग्जाम में क्या दिया, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है। गलती हुई थी उनसे क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स जो आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं बता रहा हूं अभी। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच इज द मास्टर क्वेश्चन फॉर दिस, बोलो।
हाँ, तो वो मैंने कल करवा दिया था एक्चुअल में। मैंने ये जो ये वाला था ना, ये वाला नहीं, डिबेंचर वाला, इसॉप इसॉप डिबेंचर है अभी भी है डिबेंचर इसके अंदर। इसॉप वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसॉप वाला पॉइंट उन्होंने दूसरे पॉइंट में डाला है। मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि इजी कर दिया उन्होंने क्वेश्चन, उन्होंने इसॉप डाला है, लेकिन इसॉप मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। इसॉप याद है ना आपको कल का पॉइंट में? आगे इसॉप ये रहा, ये एंट्री, ये वाली एंट्री पूछेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे सब। Bond Limited furnishes the following summarized balance sheet as on 31st March 21. Please be in the question. ये क्वेश्चन बहुत आगे पीछे चलने वाला है, तो बी इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या दिया है पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पहले मुझे बताओ कितने शेयर्स हैं। ऊपर एक मिनट, रुपीज नीचे लैक्स है क्या? है नीचे लैक्स है, तो ऊपर वो मिसप्रिंट है, ऊपर नहीं लिखा है मैंने, रुपीज इन लैक्स है। ऊपर क्या है? रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। तो 78 लाख शेयर्स हो जाएंगे इंटू 10, ऐसा है ना ये? यस, तो मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया, 78 लाख शेयर्स हैं। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस की आइडियली फेस वैल्यू क्या रहती है? 100, लेकिन इस बार उसने क्या बोला? 50। इस बार क्या बोला? 50, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, नॉर्मली क्या होता है 100, लेकिन यहाँ पे क्या दिया उसने? 50, राइट। आगे जल्दी बताइए, इसमें से अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं? अपने काम के कौन से हैं? क्या कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तो नहीं। क्या जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है? यस। क्या प्रीमियम फ्री हम यूज कर सकते हैं? यस। क्या पीएनएल फ्री रिजर्व है? यस। रिवैल्यूएशन रिजर्व? नो। इंफ्रा डेवलपमेंट रिजर्व? नो। तो अपने लिए फ्री रिजर्व ये दोनों होता है, और प्रीमियम बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीमियम याद करो सेक्शन 52, चार चीजें कौन से? बायबैक, बोनस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एंड चौथा राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये सेक्शन 52 था। तो मतलब कहने से मेरे काम के सिर्फ 1 2 3 ये 3 अमाउंट होता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने 7% डिबेंचर्स दिए, अनसिक्योर्ड लोन दिए, करंट लाइबिलिटीज दिए। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स में उसने प्लांट एंड इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन दिया, इन्वेस्टमेंट दिया एंड करंट एसेट्स दिया। तो आइडियली इतना चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला? द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, क्या बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है? यस। इमीडिएट नेक्स्ट डे उसने प्रेफरेंस को रिडीम किया। रिडीम करना मतलब क्या? रीपे करना। तो रीपे करने के लिए हम कितनी एंट्री करते हैं याद करो? जैसे बायबैक वैसे रिडम्पशन, 3। इसमें तो सीआरआर लगता है ना। जब तक ये 3 एंट्री नहीं करूंगा तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं। पहले ये 3 एंट्रीज, राइट। जल्दी बताइए, कैन आई यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम? आंसर इज नो। प्रिस्क्राइब कंपनी सेक्शन 133 मैंने क्लियर बोला था, कुछ बोला नहीं है। इट इज अ प्रिस्क्राइब कंपनी, एंड प्रिस्क्राइब कंपनी बोलती है जब रिडीम करते हो ना तो मैं प्रीमियम यूज नहीं करने दूंगा। समझ में आया ये? आई विल नॉट लेट यू यूज प्रीमियम। क्लियर पॉइंट सबको ये? ओके। तो हम लॉस कौन बेर करेगा फिर इसका? प्रीमियम तो मना कर रहा है, तो फ्री रिजर्व बेर करेगा, राइट। अब मुझे बताओ आपका ऊपर प्रेफरेंस है कितना? 240, 240 है ना, राइट। तो इसमें आप 10% ज्यादा देने वाले हो, मतलब कितना देने वाले हो? 264। मतलब कहने से 24 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 24 रुपीज का लॉस कौन बेर करेगा? या तो जनरल रिजर्व या तो पीएनएल, इन दोनों में से कोई एक। प्रीमियम ने मना कर दिया, प्रीमियम बोलता है सर मेरे को नहीं यूज करना। क्यों? प्रिस्क्राइब कंपनी है, राइट। तो अब जनरल रिजर्व पीएनएल कोई भी यूज करो चलता है, कोई पीएनएल यूज करेगा कोई जनरल रिजर्व, इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर लो। चलो, अब मेरे पास ज्यादा क्या है? जनरल रिजर्व, तो मैं जनरल रिजर्व यूज करूंगा। ये मेरा सोचने का तरीका है। अगेन आपकी इच्छा है पीएनएल तो पीएनएल भी यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। तो हम इसके कितने एंट्रीज करने वाले हैं? 3। क्यों 3 एंट्रीज करूंगा? पहले ड्यू, पे, और क्या सीआरआर इसमें भी लगता है? हाँ। अच्छा, इसकी जगह अगर प्रेफरेंस के डिबेंचर्स होते तो फिर 2 ही आती। यहाँ पे सीआरआर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सीआरआर नहीं आता है। क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस तुम कम करोगे ना, मैं सीआरआर बनाऊंगा कितना? अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। It also offered to buy back the maximum permissible number of shares of ₹10 each at 30 per share on which date? 2 अप्रैल। मतलब कहना है एक प्रीमियम वो उसको रिडीम करने के बाद, मतलब पहले रिडीम किया प्रेफरेंस 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को बोल रहे मैं बायबैक करूंगा, मैक्सिमम परमिसिबल। अब यहां पे ना बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसीलिए जो उन्होंने स्टडी मॉडल में क्वेश्चन दिया उन्होंने मैक्सिमम बायबैक हटा ही दिया, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने डायरेक्ट दे दिए, मैं इतने बायबैक करूंगा। मतलब 3 टेस्ट पास ही नहीं करना है, 3 टेस्ट पास ही नहीं करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज था, कैसे आगे मालूम पड़ेगा आपको। द पेमेंट ऑफ द अबव वाज मेड आउट ऑफ द अवेलेबल बैंक बैलेंस व्हिच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। यहाँ दिख रहा है कि 1207 लाख
बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत पैसा है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पैसा अपने पास बस हो गया, इनको इनको देने के लिए बहुत पैसा है मेरे पास, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे, द कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग 60 लाख। ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर मेरे खुद के डिबेंचर्स थे, कॉस्टिंग 60 लाख, फेस वैल्यू 75। मैंने कितने में खरीदा था? 60 लाख में। उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 75। फेस वैल्यू कितनी थी? 75। और वो बोल रहा है उसको कैंसिल करना है, कौन सी डेट पे? 2 अप्रैल। अब मुझे बताओ, पहले बायबैक करूं या पहले कैंसिल करूं? यहाँ पे असम्पशन सर। अब बोलोगे सर फर्क क्या पड़ रहा है इससे? सोचो, अगर मैंने ये कैंसिल किया तो क्या मेरे डिबेंचर भी कम हो जाएंगे? डिबेंचर कम हो जाएंगे मतलब मेरा डेट पोर्शन अलग हो जाएगा, तो मेरा थर्ड टेस्ट का आंसर अलग आ जाएगा, राइट। और अगर अगर मैं पहले बायबैक करूं बाद में रिडीम करूं तो फिर इसका डिबेंचर ज्यादा रहेगा, तो इसका आंसर अलग आएगा, इसलिए ट्विस्टेड था। अगर तुम डेट अलग देते ना तो कोई चैलेंज नहीं था। तुम दोनों 2 तारीख को दे रहे हो, अब मैं 2 तारीख कौन सा अज्यूम करूं, पहले वो या ये? तो मैंने क्या लॉजिक है, जो ऑर्डर चल रहा है वो ऑर्डर में चलो ना यार। पहले उसने बायबैक देना, मैं पहले बायबैक करूंगा फिर कैंसिल करूंगा। ऑल्टरनेट एजम्पशन भी अलाउड है सर, 2 तारीख है, हम पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे, तो यहाँ पे आ गया ट्विस्ट, ठीक है। अब वो ट्विस्ट हटाने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, सर हम हमसे ही थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम एक काम करेंगे, ये मैक्सिमम नंबर हटा देंगे, नंबर ऑफ शेयर हम डायरेक्ट देंगे, तुम टेस्ट पास ही मत करो, फिर क्या फर्क पड़ रहा है? जब टेस्ट ही पास नहीं करना तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके। प्लस प्लस एक और पॉइंट है, कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करता है, डेट में हमने क्या सीखा, डेट में क्या क्या आता है? डेट मतलब बाहर वालों का पैसा। व्हेन देयर इज अ बैलेंस शीट, व्हेन देयर इज अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आता है ना आपके यहाँ इक्विटी आता है, यहाँ प्रेफरेंस आता है, यहाँ रिजर्व सरप्लस आता है, इनको बोलते हैं घर वालों का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड्स। और जो बाहर वाले रहते हैं एनसीएल एंड सीएल, एनसीएल मतलब लॉन्ग करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये जो रहते हैं ये बाहर वालों के पैसे रहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? डिबेंचर्स आता है, बैंक लोन आता है, क्रेडिट आता है, बिल्स पेबल आता है, एंड सो ऑन। होता ऐसा था कि मेनी ए टाइम्स इंस्टीट्यूट ने पहले सजेस्टेड में ऐसा ही कहते थे कि वो सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं लेते थे। कुछ कुछ सजेस्टेड बुक्स आज भी ये बोलते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म लिया करो, करंट मत लिया करो। लेकिन आइडियल आंसर है, उन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि विल टेक ऑल द लाइबिलिटीज, बाहर वालों को डेट मानेंगे। नॉर्मली डेट को हम बाहर जो लॉन्ग टर्म रहता है ना उसको डेट बोलते हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबको डेट बोलेंगे, तो ये हमारे डेट में आएगा। बट कभी कभार सजेस्टेड पुराना हिसाब आंसर ले लेता है एज इज, कभी तो भी बहुत साल पहले का क्वेश्चन उन्होंने आंसर प्रिंट ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, तो कभी कभार ना वो सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी से आंसर निकाल लेता है, तो ऑब्वियसली डेट में फिर पोर्शन चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर अलग आना ही है। सो देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशन इन दिस क्वेश्चन। तो हम हमारा एक पॉइंट चेक करेंगे, पहला, हम तो डेट में सब कुछ लेंगे, सब कुछ मतलब क्या, लॉन्ग टर्म भी लेंगे, शॉर्ट टर्म भी लेंगे, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, हम सब लेंगे, पहला। दूसरा, तुमने जो ऑर्डर दिया है मैं वही ऑर्डर से सॉल्व करूंगा, मैं डिबेंचर को पहले कैंसिल करके फिर नहीं करूंगा, ठीक है, जो ऑर्डर तुमने दिया है उसके बाद। तो ये इतना पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, पहले अपन रिडीम करेंगे, उसके बाद कहने से बायबैक के 3 एंट्रीज करेंगे, बायबैक कितने एंट्रीज करेंगे? 3, बराबर। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद डिबेंचर कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे, डिबेंचर कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे, बराबर। डिबेंचर कैंसिलेशन की एंट्री मैंने कल बताया था, सेट ऑफ एंट्री होती है, लाइबिलिटी टू एसेट, तो बहुत सिंपल सिंपल है। आगे, ऑन 4th अप्रैल द कंपनी इशूड वन फुल्ली पेड अप बोनस, फुल्ली पेड अप शेयर बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ये सब होने के बाद बोलता है सर मैं बोनस भी बांटना चाहता हूँ, मतलब मन नहीं भर रहा उसका, पहले प्रेफरेंस रिडीम करेगा फिर बायबैक भी करेगा, बायबैक करना था फिर वापस बोनस बांट रहा है, पहले बायबैक करता है फिर बोनस बांटता है, प्रैक्टिकली नहीं करता है कोई, थ्योरी में सब चलता है। बायबैक का मतलब शेयर वापस लिया, और मैं बोल रहा हूं एक काम करो, मेरे को मैं पैसे दे के तुमसे शेयर वापस ले रहा हूँ, फिर मैं तुमको बोनस भी दे रहा हूँ, राइट। हाँ, बट एनीवेज उसका इसका इम्प्लीकेशन ऐसा रहता है कि बोनस देने के बाद ना आपकी शेयर की कीमत भी आधी हो जाती है। मतलब अगर आपके पास पहले मान लेते हैं आपने 100 शेयर खरीदे 1000 रुपए के, राइट, 100 शेयर खरीदे कितने के? 1000 रुपए के, मतलब टोटल 1000 रुपए किया आपने, तो आइडियल एक शेयर 10 रुपए का हुआ। अब मैंने अगर आपको 100 पे 100 बोनस दे दिया, तो अब ये नहीं बोलोगे सर मेरी कीमत 2000 हो गई, नहीं, अब आपके 200 शेयर की कीमत 1000 रुपए है, मतलब एक शेयर की कीमत 5 रुपए होगी, आधी हो गई, मतलब बोनस आपका शेयर प्राइस कम कर देता है। अब ये नहीं बोलोगे सर ये तो फ्री में आ गए, मैं तो ज्यादा ही बेचूंगा, जब मार्केट में बेचने जाओगे 100 दिखेगा नहीं, अब वो 5 में आ जाएगा, ठीक है। तो बोनस सिर्फ क्या करता है, कंपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, शेयर ट्रेडिंग ज्यादा करने के लिए वो बोनस बांट देती है। तो क्या हो जाता है ना, आपका शेयर प्राइस ही आधा हो जाता है, मतलब 1:1 के रेशियो में शेयर प्राइस आधा हो गया। तो अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक शेयर है 20,000 रुपए का, एग्जाम्पल कोई भी XYZ शेयर है 20,000 रुपए का, मैं आपको बोलूँ आपके पॉकेट में से लो, आप बोलोगे सर महंगा है 20,000 का एक शेयर, रेट ऊपर नीचे हुआ तो हम तो जाएगा, हमारी पॉकेट मनी उसमें चली जाएगी। लेकिन वही शेयर को अगर मैं 10 टुकड़े करके दूं 2,000 का, तो बोलोगे सर ठीक है एक दो तो ले ही सकते हैं हम, राइट। तो 20,000 के शेयर में जो छोटे मोटे शेयर लोग नहीं लेते थे ना,
अब छोटे मोटे शेयर होल्डर 2000 में लेंगे, तो हम इसलिए उसको प्राइजेस टुकड़े कर देते हैं, तो उसको स्प्लिट भी किया जा सकता है, उसको बोनस भी किया जा सकता है। एनीवेज, इसके पॉइंट में हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे हर बार, जब जब पॉइंट आएगा ना हम तब और थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे, खास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बट एनीवेज, मैं आपको सिर्फ एक ऑर्डर दे रहा था, जल्दी बताइए क्या कैंसिलेशन भी आएगा? तो अब कितने एंट्रीज हो गए टोटल? 7। 3 प्रेफरेंस की, 3 बायबैक की और 1 कैंसिलेशन की। आगे और फिर बोनस की कितनी एंट्रीज आती है? 2 एंट्रीज आती है। याद है ना बोनस ड्यू? बोनस सबसे पहले किसमें देंगे? बोनस सबसे पहले किसमें देते हैं? सीआरआर सेक्शन याद है क्या बोनस का किसी को? 63। चलो एक बार पूरे सेक्शन याद दिलाऊं क्या पूरे एक बार आगे बढ़ने से पहले? 52 यूज ऑफ सिक्योरिटीज, 53 the shares cannot be issued at discount, 54 it can be issued at discount under ESOP plan, इसको हम स्वेट इक्विटी बोलते हैं, स्वेट इक्विटी। ठीक है, तो बेसिकली 52 यूज ऑफ सिक्योरिटीज में प्रीमियम कहाँ यूज कर सकते हैं? 53 डिस्काउंट में नहीं देना, 54 दे सकते हो स्वेट इक्विटी, मतलब एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को दे सकते हो, बाहर वालों को नहीं देना। 55 प्रेफरेंस के लिए रहता है, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, जो आपने पिछले साल सीखा था फाउंडेशन में, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। उसके बाद हम आगे 62 पे राइट इशू, 63 बोनस इशू, 68 बायबैक, और एक बहुत दूर चले गए हम 133 प्रिस्क्राइब कंपनी। बस लॉ इतना ही सिखाता हूं मैं, इतने सेक्शंस, और कोई सेक्शन अपने पास नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या? अब ये क्यों देता हूँ, कभी कभार एमसीक्यू में एक आधा सेक्शन पूछ लिया तो याद रहना चाहिए। बट एनीवेज, जब आप लॉ पढ़ोगे ना, ये सारे सेक्शंस हैं आपको, सब के सब, एक भी ऐसा नहीं है कि सेक्शन नहीं है आपको। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्टार्ट करें क्या? जब मैं पहले 3 एंट्री कर लूंगा ना, मैं बैलेंस शीट अपडेट करूंगा, अपडेट नहीं करोगे गलती होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया बेटा, बोलो। अगर ये सब हाइपोथेटिकली है, लाइक बायबैक के बाद बोनस इशू कर, तो क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने पहले बोनस इशू कर दिया जिसके कारण शेयर वैल्यू गिर गई, फिर बायबैक क्या था कि हमें इतना ज्यादा हाइक अप करके ना देना पड़ा? सी प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो कौन करेगा? सी मतलब कोई भी इतना झमेला नहीं करेगा कि यार अगर मेरे को ये करना है, उससे बेटर एक ऑप्शन रहता है जो आपने बोला, स्प्लिट कर दो शेयर्स, शेयर के टुकड़े कर दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग बोनस जस्ट स्प्लिट द शेयर्स। स्प्लिट का मतलब होता है जो आपका एक शेयर 10 रुपए का चालू है, आप मालिक को एक शेयर के 10 रुपए का है, मैं बोलूंगा आपसे आप तुम एक शेयर के मालिक, तुम 5 शेयर के मालिक हो, लेकिन शेयर प्राइस 2 रुपए है, स्प्लिट टुकड़े कर दिया। फिर बोलूंगा एक काम करो, 5 हो गए ना अभी, एक शेयर बायबैक कर लो 2 रुपए का, ऐसे ऐसे भी होता है। तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, मैं क्यों बोनस दे के टुकड़े करूं उसके? स्प्लिट भी तो ऑप्शन है ना मेरे पास, वो मेरे ऊपर है। सी आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते बीइंग अ शेयर होल्डर, आपके ऑब्जेक्शन लोगे, आपकी कीमत गिराई क्या मैंने? नहीं, आपके पास तो आज भी 10 रुपए की है ना, एक शेयर 10 का बोलो या 5 शेयर 2 रुपए के बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? 10 रुपए की आपके पास, तो आपके पास कुछ पावर नहीं है। ये स्प्लिट में क्यों करता हूँ? लिक्विडिटी बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 20,000 का शेयर नहीं लोगे आप, आज अगर एमआरएफ की बात करें 1.5 लाख का शेयर, लगभग 31-41 का शेयर है, मैं बोलूँ 1,40,000 का शेयर खरीदो, तो बोलोगे नहीं सर, लेकिन वही 1,40 का शेयर में अगर आपको 14,000 में लाके दूं टुकड़े करके, तो बोलोगे हाँ सर इतना ले सकता है। तो बेसिकली जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं खेलेंगे वो, और अगर इसकी लिक्विडिटी बढ़ानी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो दे कैन स्प्लिट, वो एमआरएफ वाला बोल सकता है, उसने आज तक स्प्लिट नहीं किया है, बोल सकता है कि सर हम अब एक काम करेंगे 1:10 का स्प्लिट कर देंगे, मतलब आप अगर सॉरी 10:1 का, एक शेयर है उसके 10 टुकड़े कर देंगे, तो जो शेयर 1,40,000 का है एक शेयर, अब हम बोलेंगे 10 शेयर है 14,000 के। ठीक है, तो आपके लिए तो एक ही बात होगी ना, 1,40,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको स्प्लिट बोलता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रेजेंट रहना, बार बार मैं अपडेट करूंगा बैलेंस शीट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या रहेगा प्लीज बताइए। क्या हम डायरेक्ट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या आप यहाँ पे? क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस रिडीम हो रहा है, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, तब तक चेंज नहीं करूंगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, राइट? तो पहली एंट्री क्या रहेगी? रिडम्पशन ड्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ड्यू। यस प्लीज, रिडम्पशन ड्यू की नॉर्मल एंट्री क्या रहती है? कौन सा परसेंट प्रेफरेंस दिया है कि परसेंटेज? यस 6% दिया है, तो यू हैव टू यूज द वर्ड 6%। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यूजुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम एक लाइन छोड़ के, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब चेक करो उधर अमाउंट कितना है, 240, अमाउंट कितना है 240, ऊपर लिख दिया मैंने रुपीज इन लैक्स। ठीक है, अमाउंट देना है 240, लेकिन ये अमाउंट कितना लेंगे मुझसे?
264। क्यों 264 लेंगे? 10% ज्यादा बोला ना उसने। अब आइडियली हम सिक्योरिटीज में यूज करने वाले थे, क्यों नहीं यूज करो यार सिक्योरिटीज प्रीमियम? प्रिस्क्राइब कंपनी। इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी अंडर सेक्शन 133। तो हम रिडम्पशन के लिए प्रीमियम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने मान लिया इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। ठीक है, तो कौन सा रिजर्व यूज कर रहे हो आप? जनरल रिजर्व। 625 है ना, तो मैं जनरल रिजर्व यूज करूंगा। ठीक है, कितना यूज करेंगे जनरल रिजर्व? 24। ठीक है, मैं यहां पर एजम्पशन दे दे रहा हूं, नॉट यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगेन एग्जाम में नहीं लगेगा तो भी चलता है क्योंकि ये इंप्लाइड है कि वो 133 है। सिर्फ आपको याद रहना हमने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि माइंड में आता ना सर व्हाई नॉट प्रीमियम, क्योंकि सेक्शन 52 तो बोलता है ना टू पे प्रीमियम और रिडम्पशन। यार ये थर्ड पॉइंट अपना, रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम पे करोगे सिक्योरिटीज में यूज कर सकते हो, लेकिन उसको ओवरटेक कर दिया 133 ने। 133 बोलता है नहीं करना अगर प्रिस्क्राइब कंपनी हो तो हमने मान लिया भाई प्रिस्क्राइब हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम assuming it is a prescribed company। आ रहा है सबको समझ में? यस, सेकंड पेमेंट कर दें। यस, पेमेंट करने की एंट्री बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। यस, बायबैक करते टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और बायबैक पर्पसेस के लिए, तो हम डिफरेंस जो होता है वही सीआरआर में डालते हैं। सेम इसके लिए भी था ना। सेम शेयर के बदले शेयर इशू करो, सीआरआर माफ कर देगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने इक्विटी इशू करोगे हाँ तो अब सीआरआर माफ करता है। फाउंडेशन में वही तो सीखते थे हम बेसिक। चल ये हो गया, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? सीआरआर कितना? 264, नहीं 240 एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक या रिडीम मस्ट बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तुम जितना कैपिटल कम करोगे ना उतना मेरे को सीआरआर बना के दो। तो सीआरआर बनाने की एंट्री क्या रहेगी? जनरल रिजर्व टू सीआरआर। प्रीमियम क्यों नहीं यूज करो? क्योंकि प्रिस्क्राइब कंपनी है। प्रीमियम से सीआरआर बनता नहीं है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। सर प्रिस्क्राइब कंपनी में प्रीमियम यूज नहीं, इसके लिए था ही नहीं, कभी प्रीमियम यूज कर देनी है। अगर प्रिस्क्राइब नमी नहीं रहती तो भी प्रीमियम यूज नहीं कर सकता। क्यों? सीआरआर के लिए यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सीआरआर इज ऑर्डर ऑफ ऑलवेज ओनली अवर फ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना? 240। इट्स टाइम टू अपडेट द बैलेंस शीट। जल्दी बताइए। अब सिर्फ ये तीन एंट्रीज हैं, इनको क्या क्या इंपैक्ट पड़ा? सिर्फ इन तीनों का इंपैक्ट बताओ। ठीक है, इन तीनों का। तो कहने से मेरा प्रेफरेंस एकदम जीरो हो गया, प्रेफरेंस चला गया। ठीक है, जल्दी बताओ जनरल रिजर्व कितना यूज किया आपने? दो बार यूज किया आपने, एक बार 24 यूज किया, एक बार 240 यूज किया, बराबर ना? तो कितना हो गया? कितना? 364 1। राइट, प्रीमियम यूज किया क्या? नहीं, प्रीमियम यूज किया नहीं। मतलब कहने से अभी 361 है एज ऑफ नाउ, दिस इज द पोजीशन। और इसके अलावा एक और रिजर्व आ गया मेरा, सीआरआर। कितना बन चुका है सीआरआर? 240 का मैं सीआरआर बना चुका हूँ। इज द पॉइंट क्लियर? राइट, और एसेट में कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ, पैसे दिए। पैसे कहाँ लगे? याद है कि पैसे दिए थे? तो पैसे कितने दिए थे? 264। तो इसमें से कोई माइनस हो गया ना। आज की बैलेंस शीट ये है मेरी। सी अभी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज की बैलेंस शीट ये है मेरी। राइट, नाउ इट्स टाइम टू चेक द 3 टेस्ट। अब 3 टेस्ट लेंगे। राइट, आपको समझ में आया? अगर आप ये चेंज नहीं करते तो आपका आंसर ही कुछ अलग आ जाता, क्योंकि डेट पोर्शन अलग हो जाता है आपका। राइट, चलिए तो 3 टेस्ट पास कर लेते हैं, बाद में जर्नलिस्ट करेंगे। प्लीज बताइए 3 टेस्ट पास करने के लिए पहली टेस्ट क्या रहती है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। फॉर्मूला बोलोगे? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। यस, कितने शेयर्स है बेटा आपके पास? 78 लाख शेयर्स। कितना आ रहा है? 19.5 लाख शेयर्स। आ रहा है सबका ये? सेकंड पॉइंट क्या रहता है? रिसोर्स टेस्ट। 25% of what? Of shareholders funds upon buyback price।
अपॉन बायबैक प्राइस। ठीक है, नाउ प्लीज टेल मी 25% ऑफ व्हाट। मुझे ना इंडिविजुअल अमाउंट चाहिए, एक एक करके अमाउंट बताओ। इक्विटी कितना है 780, प्रेफरेंस अभी है क्या? नहीं, अगर रहता तो लेते प्रेफरेंस को भी। हाँ, क्योंकि मैंने क्या बताया शेयरहोल्डर्स में क्या क्या था, इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स, चार चीजें आती है भाई। तो प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे 780, और क्या लेंगे? 361 जनरल रिजर्व आपके। अपडेटेड जनरल रिजर्व 361, याद आ रहा है क्या ये जनरल रिजर्व 361 था? यस सर। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 52 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 148। 148। यस क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस पर्पसली मैंने ये सब लिखा है, पर्पसली। डिवाइड बाय बायबैक प्राइस 30 था, बताइए कितना आ गया ये? 1341, right? Okay, divided by 30, and now you can give me the final answer directly. 11.175 lakh shares. समझ में आया सबको ये? एनालाइज कर पा रहे हो सब? बोलो बेटा, आपने ये दो एंट्रीज में जनरल रिजर्व कितनी बार यूज किया चेक करो। एक बार 24 यूज किया, और एक बार यहाँ पे कितना यूज किया 240। तो कहने से मेरा 625 में से जनरल रिजर्व दो बार यूज हो चुका है, एक बार 24 यूज किया, एक बार 240। इसलिए मैंने बोला था बैलेंस शीट अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो अपडेट करने के बाद मेरा आंसर 360 बना चुका है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अपडेट ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, चलो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया क्या? पक्का? मूविंग है उसके बाद थर्ड टेस्ट क्या रहता है? डेट इक्विटी टेस्ट। और डेट इक्विटी टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट आप क्या लेते हो? डेट लेते हैं। और यहाँ पे डेट में क्या क्या आता है? अब इंस्टीट्यूट कभी कभार सजेस्टेड में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म लेके आंसर निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा एक रूल है, हम तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सब लेंगे। मतलब बैलेंस शीट में खुद का पैसा छोड़ के बाहर वाले जो भी हैं सब। बाहर वाले कौन कौन है यहाँ पे? ये तीन बाहर वाले बैठे हैं, देख रहे हैं? तीन बाहर वाले बैठा, कौन कौन है? डिवेंचर्स बैठा है, लोन बैठा है, और करंट लाइबिलिटी भी बैठा है। अब कभी कभार इंस्टीट्यूट बोलती है नहीं नहीं सर, करंट लाइबिलिटी को हम डेट नहीं मानते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म को डेट मानते हैं, लेकिन हम डेट में सबको मानते हैं। समझ में आ रहा है ये? प्लीज बताइए डेट में क्या क्या आएगा। 268 प्लस 36 प्लस 395। मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्या क्या है। 268 प्लस 36 प्लस 395। आपको याद है मैंने बताया था डेट में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म, करंट, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सब। मतलब मेरे बैलेंस शीट में मेरा पैसा छोड़ के बाहर वाले जो भी हैं सब डेट है। ठीक है, जल्दी बताइए टोटल कितना आ रहा है? 699। अरे सबका ये बी पॉइंट, मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड। इसका 50%, राइट? 349.5, 50% ऑफ ए। थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट शेयरलेस फंड्स निकाला था हमने अभी, कितना था? 1341। एंड डी पॉइंट, मैक्सिमम 991.5 इक्विटी डाइल्यूशन विच इज सी माइनस बी। कितना आ रहा है? 991.5, राइट? क्या यहाँ तक सबका आ रहा है क्या? इसके दो बंटवारे करते हैं, एक्स और वाई। बताइए व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई? Here are amount is X and Y is by that amount. This is x, this is y. X is amount to be transferred to CRR. And what is y? Amount to be bought back. Amount to be bought back. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equals to 991.5. Second equation, y divided by buyback price 30 into face value is equals to x. Y is equals to 3x. Y is equals to 3x.
यस, तो x प्लस 3x इज 991.5। बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही है? 875। 2 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 247.875 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 10। कितना आ रहा है ये? 24.7875 लाख शेयर्स। इन तीनों से मिनिमम कौन सा है? 11.1। 11.175। तो हम उतने बायबैक कर सकते हैं। सेंटेंस लिखेंगे लास्ट में। द मिनिमम ऑफ द 3 टेस्ट is 11.175 lakh shares, and therefore maximum permissible number of buyback, number of shares that can be bought back is 11.175 lakh shares. Yes, is the point clear? स्टार्ट करें एंट्री। तो हमने 11.175 ये निकाल लिया, राइट। अब जो मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप ऑल्टरनेटिव एजम्पशन लेते हैं तो आपका ये आंसर अलग आता। कौन सा वाला? 24.7875। मेन जर्नलिज्म में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ता। कैसे? सोचो, अगर आप पहले कैंसिल कर लेते डिबेंचर्स तो कहने से ये 260 बचता ही नहीं, फिर तो आपका ये अमाउंट अलग आ जाता। कैंसिल करते ना आप, कैंसिलेशन की एंट्री बोलो लाइबिलिटी टू एसेट। क्या लाइबिलिटी का नाम डिबेंचर है, तो डिबेंचर कम हो जाएगा तो मतलब 260 बचेगा ही नहीं वो। तो आपकी ये चेंज होएगा, ये चेंज होएगा, तो ये भी चेंज होएगा, फिर आपका अल्टीमेटली ये भी चेंज होएगा। सीधी बात है, आपके सारे आंसर्स अलग आएंगे, राइट। ऑल्दो लकीली ये मिनिमम आंसर आया नहीं, तो इसलिए कोई इंपैक्ट जर्नल पे नहीं पड़ेगा। मतलब आपने अल्टीमेट एजम्पशन लिया भी तो आपका थर्ड टेस्ट में आंसर अलग आएगा, लेकिन क्योंकि मिनिमम आंसर ये आ ही नहीं रहा है, मिनिमम आंसर तो ये आ रहा है, तो अगर कुछ फर्क भी पड़ता सपोज तो 24 का 26 होता है या 22 होता है, ऐसे कुछ ऊपर नहीं जाता, लेकिन मिनिमम तो 11 ही रहता ना, इसलिए जर्नल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? राइट, ओके। तो ये समझ में आएगा यहाँ तक? चलिए जर्नल करना। बताइए पहली जर्नलिटी क्या करेंगे? बायबैक ड्यू की। यस, बायबैक ड्यू। क्या एंट्री रहेगा बायबैक ड्यू का? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे पहले ब्रैकेट चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल का। कितने शेयर्स? 11.175 लाख शेयर्स, और यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ 10। ठीक है, कितना आ रहा है? 111.75। पहले लॉस कौन बेयर करता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम? 52। ठीक है, एक लाइन छोड़ के 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कितना पैसा दोगे? आपको देना पड़ेगा 111.75 लाख शेयर्स इंटू, इनको कितना देना पड़ेगा? 30 रुपीज देना पड़ेगा। इनको 30 का वादा किया ना अपन ने? नहीं सर, एक्चुअली 3 होगा क्योंकि 11.175 सॉरी, क्या? हाँ, सॉरी, 11.175 माय मिस्टेक। इंटू 30 करेंगे, प्लीज बताइए कितना आएगा? 335.25। 335.25 आ रहा है क्या सबका ये आंसर? ओके, तो 335.25। अब कितना बच गया? 171 आ रहा है कितना? 171। जल्दी बताइए, डू वी हैव जनरल रिजर्व 171? तो जनरल रिजर्व चालू है ना, उसको यूज करना शुरू करूंगा। जल्दी बताइए, जनरल रिजर्व 171.5 आ रहा है सबका ये? इज द बैलेंसिंग फिगर। चलो पेमेंट कर देता। यस, पेमेंट करेंगे एंट्री इक्विटी शेयरहोल्डर्स टू बैंक। सेम कॉपी पेस्ट एंट्री से ऊपर से हमने किया। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक 335.25। ठीक है, 335.25। क्या यहाँ तक क्लियर है? सीआरआर बनाना पड़ेगा, लेकिन सीआरआर कितना?
यार इस पॉइंट पे तो फेस वैल्यू, नॉर्मल फेस वैल्यू कितना है? 111.75. डू आई हैव जनरल रिजर्व विथ मी? तो डायरेक्ट हाँ नहीं बोलना, चेक पहले चेक करो क्या मैंने अभी वापस और जनरल रिजर्व यूज किया, कितना यूज किया जनरल रिजर्व? 171.5. तो इसमें से 171.5 मैं यूज कर चुका हूँ, अब कितना बचा? 180. और मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 111 यूज कर सकता हूँ, यस, जनरल रिजर्व यूज करो पूरे, ठीक है, उसको जीरो करेंगे अपन अभी। तो यहाँ पे सीआरआर की फिर से एंट्री, यस, जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितना? 111.75. An amount equal to the face value of shares bought back must be transferred to CRR. समझ में आ रहा है सब? चलो यहां तक तो पूरा हो गया अपना, ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। टाइम टू अपडेट। तो ये 189 में से भी क्या मैंने और यूज कर लिया? और कितना यूज कर लिया? 111.75 अभी यूज किया ना, अब कितना बचा जनरल रिजर्व? 77.75, राइट। प्रीमियम बचा गया अभी, जीरो हो गया, प्रीमियम जीरो हो गया, बराबर ना? प्रीमियम पूरा यूज किया 52, राइट। और शेयरहोल्डर्स कितना बायबैक कर लिए? 78 लाख में से कितने बायबैक कर लिए अपन ने? 78 में से मैं 11.175 लाख बायबैक कर चुका हूँ, बराबर। अब कितने शेयर्स बच गए जल्दी बताइए? 66.825 लाख शेयर्स बच गए अभी इंटू 10 रुपीज। आज की पोजीशन ये है मेरी, हाँ करते हैं उसको। आज के बैलेंस शीट पोजीशन समझ में आई यहाँ तक? मेरे पास अभी कितने शेयर्स हैं? 66.825, ये लगेंगे मुझे बाद में बायबैक करने के लिए, सॉरी बोनस देने के लिए। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, सीआरआर चेंज हुआ क्या? हाँ, सीआरआर पहले 240 था, अभी और बनाया ना मैंने, और कितना बनाया? 111.75, अब हो गया 351.75। मतलब आज की पोजीशन देखेंगे तो ये फिगर्स चेंज हो रहे हैं। इफ यू मिस एनी आउट द फिगर्स शायद आपके आंसर्स बदल जाएंगे। हाँ, बस एक 2 मिनट में एक एंट्री करके वहां पा रहा हूँ। 351.75, क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? राइट, ओके। आगे, और बैंक बैलेंस भी कम हो गया, इनको कितना? 330 कितना दिया मैंने? इतना पैसा दिया था, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। आगे, अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो? कैंसिल करना चाहता है वो, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन याद है मैंने एंट्री कैसे किया था? लाइब्रेरी टू एसेट। मैंने एसेट कितने में खरीदा था? 16 में, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 75। तो डिबेंचर जब भी प्लस माइनस होगा फेस वैल्यू पे होगा। चलो सेट ऑफ की एंट्री बताओ। सेट ऑफ को हम यहाँ पे बोलते हैं कैंसिलेशन। 7% कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, लाइब्रेरी का नाम 7% डिबेंचर्स, ये तो फेस वैल्यू पे जाएगा हमेशा। फेस वैल्यू कितना है इसका? 75। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा था? मैंने तो इन्वेस्टमेंट 60 में लिया था, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 60, मतलब मैंने खरीदा था 60 में, तो यहाँ तो फायदा हो गया मेरा। फायदा विल गो टू पीएनएल। आइडली यू कैन यूज द वर्ड कैपिटल रिजर्व, बट इंस्टीट्यूट नहीं बोलते हैं। एक काम करो, यूज करो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व यूज करो, बताता हूँ क्यों। Was this profit on cancellation? कितना आ रहा है? 15। सबका आएगा कि 15 आंसर? तो माइंड में आएगा सर पीएनएल क्यों नहीं? सी, मुझे एक बात बताओ, क्या हम रोज रोज यही करते हैं, हमारे डिबेंचर्स खुद खरीदते हैं कैंसिल करते हैं? नहीं, ये रोज रोज का प्रॉफिट है, कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, कभी कभार। जो कभी कभार वाला आता है ना उसको पीएनएल में मत लिखा करो, जो वन टाइम एंट्री रहती है उसको हम आइडियली कैपिटल रिजर्व का पार्ट बोलते हैं, बोलो। हाँ, लेकिन वी यूज द वर्ड कैपिटल प्रॉफिट। सी, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, बट आइडियली हम अलग से शो करना चाहते हैं ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो अगर आप जनरल रिजर्व यूज करो तो पीएनएल यूज करो, जनरल रिजर्व यूज करने वाले हो तो यूज द वर्ड पीएनएल देन, नॉट जनरल रिजर्व। बट आइडियली क्या बोलते हैं ना, जो रेगुलर प्रॉफिट्स है ना, मैंने रेगुलर प्रॉफिट्स, तो रेगुलर प्रॉफिट्स अपने पीएनएल में डालो, ठीक है, लेकिन कभी कभार होने वाला प्रॉफिट तुम पीएनएल में डालोगे, ये आंखों में धूल झोंकना हो जाएगा। तुम हमें प्रॉफिट ज्यादा बता रहे हो सर, 15 लाख कमाया, कमाते हो साल, वो पूरे साल भर में 20-30 हजार रुपए, अचानक 15 लाख कमाया आपने, कहाँ से कमाया? वो एक ही नहीं, मैं हर साल कमाऊंगा क्या? नहीं, तो पीएनएल में शो करना गलत होगा ना, क्योंकि अगर मैं पीएनएल में 15 लाख एक्स्ट्रा बता रहा हूँ
तो शेयर होल्डर को क्या लगेगा, सामने वाले इन्वेस्टर को, सो ये तो कंपनी कमा रही है, कोई नहीं 15 लाख कमाता, ये कमा रहा है 15 लाख, वो एक बार हुआ था, हर बार नहीं होता ये, राइट। तो वो प्रॉफिट को पीएल में नहीं डालना, उसको हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। इज द पॉइंट क्लियर, राइट, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके लास्ट 2 एंट्रीज के लिए वो बोल रहा है बोनस देना है। कितने कितने बोनस, वन बोनस, वन फुल्ली पेड अप फॉर एवरी 5, 5 के बदले 1। आज की तारीख में कितने शेयर्स हैं आपके पास, आज की तारीख में 66.825, इनको बोनस दूंगा मैं 1:5। समझ में आ रहा है, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे बताना पड़ेगा, मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ कैलकुलेशन। प्लीज बताइए, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बिफोर बायबैक कितने थे, 78 लाख शेयर्स थे, बराबर, बराबर, माइनस बायबैक कितना किया अपन ने, 11.175 लाख, इतना बायबैक किया, तो बचे कितना, 66.825। कहने से इनको बोनस देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दिस इज द बैलेंस इक्विटी शेयर्स, एंड अब इनको बोनस देंगे, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने रहेंगे, तो इंटू वन, इंटू 1/5, 66.825 इंटू 1/5 कितना, 365 लाख शेयर्स। तो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ बोनस इंटू 10, 13.365 into 10 will give me 133.65 लाख शेयर्स। क्या मुझे 133.65 का बोनस बांटना है, जल्दी बताओ। बोनस सबसे पहले आप किसमें देते हो, सीआरआर है क्या, सीआरआर अपने पास अकेला है इतना, वो अपने 240 बनाया था, फिर 111 बनाया था, अकेला 133, वो सीआरआर ही काफी है, मतलब प्रीमियम फिर जरूरत ही नहीं है, अकेला सीआरआर ही काफी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, 2 एंट्रीज करेंगे, राइट, एंट्री करेंगे, जल्दी बताइए। CRR to bonus to equity shareholders, bonus to equity shareholders to equity share capital, बोनस की 2 जर्नल एंट्रीज, राइट। अब आप लोगों का 5 मिनट में एक टास्क है, मुझे भले ही टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट करके दो, टैली, ठीक है, 2 एंट्रीज करो बैलेंस शीट। अच्छा, 2 एंट्री समझ में आई कि क्या थी, एंट्री क्या थी, CRR टू बोनस टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री है। एंट्री बहुत ईजी है, उसके बाद आपको टी फॉर्मेट में एक बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन सबके पास है, और वो बैलेंस शीट अपने सबने बनाना है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम है, कोई डिस्कस नहीं करेगा, जितना आपको आ रहा है उतना कीजिए, बाकी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
बता रहा हूँ। एक सेकंड, कैमरा ऑन कर दो। जब भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आपको जर्नल डेबिट क्रेडिट समझ में आना चाहिए। प्लीज टेल मी, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे कितना है? 720। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट। एसेट इज बैलेंस डेबिट। चेक करो आपने पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कहीं पे यूज किया है क्या? कितना यूज किया? उसके सामने कितना अमाउंट है? या 60 लिखा है, राइट? तो यूल रिड्यूस बाय 60, राइट? लेकिन अगर डिबेंचर कम करने की बारी आई, जब डिबेंचर कम करने की बारी आई, डिबेंचर आपके लिए अभी कितना है? 268। प्लीज बताइए डिबेंचर आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? क्रेडिट। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे आपने डिबेंचर यूज किया होगा, क्रेडिट किया होगा तो प्लस कर देना, डेबिट किया होगा तो माइनस करना। चेक करो आपने एक बार डेबिट किया है, कितना डेबिट किया है? 75, तो माइनस होगा 75। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने गड़बड़ पक्का किया होगा, या तो इन्वेस्टमेंट दोनों जगह 75 माइनस किया होगा या दोनों जगह 60 माइनस किया होगा। किया बराबर? टैली हुआ? अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, चलो देखें, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं आप लोग। ट्राई करो, 2 मिनट और दे रहा हूँ आपको। फाइनली टैली। ये मैंने 2 एंट्रीज नहीं लिखा था, वो लिखा है मैंने लास्ट के 2 एंट्रीज। अगर किसी का रह गया होगा या कोई वेट कर रहा था कि सर लिखेंगे तो ही हम कॉपी करेंगे। 133.65। चलिए, तो अब जल्दी से मैं यहीं पे अपडेट करना शुरू करता हूँ, ठीक है? यहीं पे अपडेट करना शुरू करता हूँ, मुझे बताएंगे सब। ओके, जस्ट फोकस करो यहाँ पर। इक्विटी, प्लीज बताइए इक्विटी पहले कितने शेयर्स थे तुम्हारे पास? 78। उसमें से मैंने कुछ बायबैक किया 11.175। फिर क्या मैंने और इशू किया? हाँ, तो अब 66.825 थे, और कितना इशू किया तुमने? 13.65, 65 ना, 365। तो अब कितने शेयर्स हो गए पहले बताइए? 66 प्लस 13.365, इतने शेयर्स हो जाएंगे मेरे? कितने शेयर्स हो जाएंगे? 80 पॉइंट समथिंग, 19 लाख शेयर्स हो गए अभी, राइट? इंटू 10, तो आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 801.9। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट? इक्विटी, इक्विटी सही आया क्या सबका? कि वो बायबैक की एंट्री करने भूल गए? क्या लिखा बेटा? कितना लिखा? भूल गए? बायबैक भूल गए ना, सॉरी, बोनस भूल गए आप। आपको समझ में आएगी क्या 8119 कैसे आया पहले तो? नहीं समझा? हाँ, तो पूछो ना मुझसे बेटा, आप ऐसे ब्लैंक बैठो कैसे चलेगा? सी, पहले कितने शेयर्स थे? एकदम पहले पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। 78, यहाँ पे आ जाऊँ क्या मैं? ये देखो यहाँ पे पहले कितने शेयर्स थे बेटा आपके पास? 78। उसके बाद आपने बायबैक किया, मतलब कहने से शेयर्स वापस ले लिए मैंने, तो अब मेरे पास 66 पॉइंट बच गए। अब मैंने और बोनस भी तो दिया ना उनको, तो शेयर्स बढ़ गए ना उनके। तो 68, 66 प्लस 13, ये जो आया आपका, कितने शेयर्स हो जाएंगे? 80.19 लाख शेयर्स हो जाएंगे। समझ में आया सबको ये? 80.19 लाख शेयर्स। उसके बाद ये हो गया अपने, राइट? उसके बाद लाइन से चलना, ब्रेक नहीं देना। प्रेफरेंस, प्लीज बताइए प्रेफरेंस अभी है क्या? नील हो गया, ठीक है? उसके बाद कैपिटल रिजर्व, प्लीज बताइए कैपिटल रिजर्व आया था अभी अपने पास? हाँ, 58 था, और 15 अपन ने और भी कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया था जस्ट अभी, 15 लाख, याद है क्या वो कैंसिलेशन में? तो कितना हो गया वो? 73। उसके बाद जर्नलिज्म, जर्नलिज्म बहुत बार यूज किया अपन ने। चेक करो, एक बार 24 यूज किया, 240 यूज किया, 361 बच गया, 171 यूज किया, 111।
लास्ट मंथ से कितना 77.75 बचा, राइट, और कुछ इसके बाद हुआ नहीं, तो जनरल रिजर्व कितना हो गया 77.75, प्रीमियम 0 हो गया, पूरा यूज किया था मैंने प्रीमियम 52, याद है वो बायबैक के टाइम पे। पीएनएल, पीएनएल मेरे ख्याल से पूरे क्वेश्चन में यूज नहीं किया हमने, तो 148 एज इट इज पड़ा है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगेन रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा यूज नहीं किया हमने, कितना 34, और इंट्रा डेवलपमेंट रिजर्व उसको भी यूज नहीं किया। एंड सीआरआर पड़ा है अभी अपने पास, याद करो सीआरआर पहली बार कितनी बार आया था, 240 पे आया था, फिर 111.75 और बनाया था, क्या हमने सीआरआर यूज किया बोनस देने के लिए, तो बोनस किया तो माइनस किया, कितना बोनस दिया 113.65 का, अब कितना बच गया 2.1, प्लीज चेक, बना दे, हाँ बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स, याद है डिबेंचर्स इस क्वेश्चन में यूज किया था हमने 75 कैंसिल किया था, तो अब डिबेंचर्स कितने बच गए 193, उसमें से 75 हमने माइनस किया। उसके बाद लोन, लोन हमने पूरे क्वेश्चन में हाथ नहीं लगाया 36, करंट लाइब्रेरी पूरे क्वेश्चन में हाथ नहीं लगाया 395 एज इट इज, क्लियर है पॉइंट सबको। तो क्या क्या चेंज हुआ, 1 2 3, जहां बच्चे गड़बड़ करते हैं उसकी बात करूंगा, सीआरआर और डिबेंचर, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे चेंजेस थे जो ध्यान देने वाले थे, ठीक है। उसके बाद एसेट्स की अगर हम बात करें, पूरे क्वेश्चन में पीपी को हाथ नहीं लगाया हमने, ये कितना था 725। इन्वेस्टमेंट, याद है इन्वेस्टमेंट कम हुआ था, इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 720, आपने क्रेडिट किया 60, तो 60 से माइनस होगा, याद नहीं आया तो जर्नलिटी याद चेक करना, डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ जाएगा कितना 660। और करंट असेट्स, करंट असेट्स मतलब आपके बैंक वाले बैलेंस जो थे, इसमें से बहुत बार कम हुआ, नेट आंसर कितना बचा लास्ट में 0.75, इसका आंसर नहीं है, और कुछ था इसके अंदर, दैट्स इट, समझ में आया। तो बच्चे नॉर्मली यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये वाला चेक कीजिए, टैली हो रहा है, चेक कीजिए टैली हो रहा है क्या, कहाँ का मिस्टेक है समझ में आया। तो जहां जहां आप लोगों ने मिस्टेक किया ना उसको स्टार करना है, वो वापस एक बार देखना है कि वहां गलती हुई हमसे, वहां पे लिखना पड़ेगा यहाँ हमने मिस्टेक किया, अगली बार ध्यान देना, ठीक है। यस, पीछे आप लोगों का टैली हुआ क्या, चालू है, ओके, टैली वही था, बैंक बैलेंस, पूरा बैलेंस शीट सेम है सर, पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुआ कि मेरा 700 लाख से कहीं डिफरेंस आ रहा। अपने कैलकुलेटर पे बटन बराबर प्रेस नहीं किए होंगे, हाँ ओके। चलो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, आपको बार बार अपडेट करना पड़ा, अपडेट नहीं करते आंसर अलग आएगा, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन पता है कितने के लिए आया था, सिर्फ 10 मार्क के लिए। आपको लगता होगा ना सर वो इजी इजी वाले क्वेश्चंस, अब सोचो ये देखो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन 12, ये जो सिचुएशन 2 था 12 वाला, ये 15 मार्क के लिए दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, ये 12 वाला जो फर्स्ट डे लिया था मैंने, फर्स्ट डे, हाँ, एग्जाम क्वेश्चन आ गया था, वो भी एक एक केस में चलना आएगा, मतलब आपको ये देखना है, ऑफरिंग टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल, 2 केस है, हाँ, कभी कभार इंस्टीट्यूट की इच्छा हो जाती है मतलब कि बच्चों को फ्री में मार्क्स बांटे, बायबैक एक ही बार आया था 15 मार्क के लिए, वो ओल्ड सिलेबस की बात है, नए सिलेबस के नहीं, ठीक है। आइडल वेटेज बायबैक का 5 to 8 मार्क्स, वो भी कंपलसरी नहीं, इंस्टीट्यूट देना चाहे तो देगा, नहीं तो नहीं भी देगा, ठीक है। तो हाँ 0 to 8, वही अगर केस सिनारियो आया तो फिर क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, और केस सिनारियो आया तो मैं बोलूंगा ये आसान वाला है, और पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट का बायबैक फेवरेट हो गया है, मैं बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट का बायबैक फेवरेट हो गया, वो केस सिनारियो डाल देते हैं इसके ऊपर, 8 मार्क तो ऐसे ही मिल जाते हैं अपने को, एक केस सिनारियो, पहला क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग स्ट्रेस टेस्ट, सेकंड रिसोर्स टेस्ट, थर्ड डेट इक्विटी, और चौथा इन तीन में से जो मिनिमम है कितना बायबैक कर सकते हो मैक्सिमम उतना बता दो बस, ये 4 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क ऐसे मिल जाता है, ठीक है। ये लास्ट के पेपर में था, मतलब सितंबर में आया बाद चेक कर लेता, एडवांस पास्ट पेपर्स, ये सितंबर 25, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? हाँ
आज क्वेश्चन चलिए, तो अब क्योंकि ये केस अपने सामने है, कर ही लेंगे ना। एक मिनट, मैं सामने लेके आ जाता हूँ इसको। ये केस सॉल्व करने से पहले मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना है, पहले वो करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है। नहीं तो एक केस के चक्कर में वो पॉइंट रह जाएगा अपना। ये अभी के पेपर का है। ठीक है, सबसे पहले वो एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ ध्यान देंगे सब। सपोज दिस इज द बैलेंस शीट, ठीक है। थोड़ा शेड्यूल 3 के हिसाब से दे रहा हूँ, ध्यान देंगे सब, शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ना पहले वो देते हैं शेयरहोल्डर्स फंड्स, ठीक है। शेयरहोल्डर्स फंड्स, और शेयरहोल्डर्स फंड्स में फिर वो देंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस आइडल, जो बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल और यहाँ पे आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। दिस इज नोट एंड दिस इज रुपीस। लेट्स से दिस इज नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एंड रुपीस इज 5 लाख, ठीक है। रुपीस इज 5 लाख। अब मेक इट 15, ठीक है, 15 लाख्स। तो ये 15 लाख में क्या क्या है मालूम कैसे पड़ेगा? नोट में जाके चेक करके। तो क्या इसके अंदर सिर्फ इक्विटी रहेगा? नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों रह सकता है, राइट। तो उन्होंने क्या दिया ना, नीचे नोट्स दिया, नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में। और यहाँ पे दिया है नोट्स टू अकाउंट्स में भी पहले मैं आपको कुछ और देता हूँ इन्फॉर्मेशन, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने नीचे दिया है द कंपनी wants to buy back 10 लाख 20,000 equity shares, 20,000 equity shares at rupees 30 per share, 5 जर्नलिटीज, बस इतना ही। तो आप बोलोगे सर टेस्ट भी नहीं है, तो हम तो डायरेक्ट जर्नलिटी करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 20,000 बोल दिया, टेस्ट बोला नहीं, 5 जर्नलिटीज बोला। प्लीज बताइए व्हाट इज द फर्स्ट जर्नलिटी? बायबैक ड्यू की एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्री रिजर्व्स टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। सेकंड, इक्विटी शेयरहोल्डर्स टू बैंक। थर्ड, सीआरआर। सीआरआर में कितना ट्रांसफर करोगे? एन अमाउंट इक्वल टू, हाँ तो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू जब तो बोलेंगे 10, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज। क्या ही पॉइंट समझ में आ रहा है? पैसा लौटाते समय मैं उनको 6 लाख दूंगा, 20,000 इंटू 30, लेकिन सीआरआर में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा। फेस वैल्यू कितना है? 2 लाख, बराबर। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ऐसा था कि नोट्स टू अकाउंट पर देखो, यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद ना, अगर मैंने ऐसा दिया, सपोज पूरी पेज भर के मैं 1.5 पेज की बैलेंस शीट दे रहा हूँ आपको, पहले आधे पेज में बैलेंस शीट हो गया, एक पेज का मैं नोट्स टू अकाउंट दे रहा हूँ, और फिर नीचे मैंने सिर्फ इतना दिया, द कंपनी वांट्स टू बाय बैक। तो हम तो बैलेंस शीट देखते ही नहीं है सर, जरूरत क्या है बैलेंस शीट की? जर्नल एंट्री पूछा है, सिर्फ जर्नल एंट्री में क्या, किस पे फोकस करेंगे? रिजर्व में क्या है, प्रीमियम है या नहीं है, फ्री रिजर्व में क्या है, वो यूज करने के लिए फर्स्ट एंट्री के लिए बस, और कुछ भी नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा उस पर फोकस करो। पहला उन्होंने नोट दिया है शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे सर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ सकता है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000 शेयर्स, 40 145 ऑफ ₹10 ईच, कितना हो जाएगा? 14,50,000, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 50,000, हो गया कि 15 लाख बराबर। और नीचे ब्रैकेट दिया है, issued 2 months ago for the purpose of buyback। और बच्चे ये सेंटेंस पढ़ते ही नहीं है, बच्चे बोलते हैं सर जरूरत ही क्या है हमको, सीआरआर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रेफरेंस भी इशू किया है। तो मुझे बताओ, अब सीआरआर में आप यहाँ कितना ट्रांसफर करने वाले थे? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक 2 लाख, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट में एक चेंज आ गया, उसने बोला 50,000 अभी भी इशू करके आया हूँ मैं, तो आपको सीआरआर में 150 ट्रांसफर करना पड़ेगा, 2 लाख नहीं, क्योंकि जैसे आपने 2 लाख लेगा क्वेश्चन गलत हो गया आपका। समझ में आया? सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। क्या पॉइंट क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने इंस्टीट्यूट में स्टडी मॉडल में देखा था
इसलिए आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जरूर आ सकता है, तो प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक ऑन दिस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कल ईसो वाला एंट्री याद है आपको? ईसो वाला एंट्री किया था, एक बार बताओ। एक्सरसाइज करने की एंट्री क्या रहती है? अगर मेरे एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं मतलब क्या, कि वो बोले सर हमको हमारे टारगेट पूरा किया, हमको शेयर चाहिए 50 का शेयर 20 में चाहिए हमको, तो आइडियल एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी स्ट्रीम, आइडियल एंट्री ये रहेगी, राइट। ये तो 10 रुपये लेके जाएगा, मान लेते 50 का शेयर 20 में दे रहा हूँ मैं उनको, तो 10 रुपये प्रीमियम लेके जाएगा। 50 का शेयर था तो प्रीमियम 40 लेके जाएगा, वो दे रहे सिर्फ 20 रुपये, तो 30 रुपीज हम ईसो आउटस्टैंडिंग से देंगे। तो दिस इज द एंट्री फॉर ईसो आउटस्टैंडिंग। इज द पॉइंट क्लियर? ये भी एंट्री अपन ने कल एकदम डिटेल में स्टडी किया था, तो ऐसी एंट्री भी आने वाली है आपको, एक आधी बार एंट्री मिक्स कर देंगे तो आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब तो मुझे सिर्फ ये वाला पॉइंट डिस्कस करना था, ये पॉइंट समझ में आएगा सबको? वो फ्लो में एकदम इजी क्वेश्चन है बोल के छोड़ने सीधा चले नहीं जाना, बैलेंस शीट एक बार देखना कि कैपिटल में क्या क्या है। अगर प्रेफरेंस आया, सही, उन्होंने कोई रेलेवेंस नहीं दिया था कि तुम नोट नंबर 1 चेक करो, कोई रेलेवेंस नहीं है, सीधा उसने बोला हमने बायबैक कर लिया, तुमको बायबैक करनी है जर्नलिटी पास करो, तो हम देखते भी नहीं है, और हमारी नजर सिर्फ सेकंड नोट पे जाती है रिजर्व सरप्लस पे, क्योंकि नोट 2 में क्या क्या है वो चेक करेंगे, प्रीमियम है या नहीं है, मतलब लॉस कौन बेयर करेगा, प्रीमियम बेयर करेगा या फ्री रिजर्व्स, तो हमारी नजर नोट 2 पे जाती है, लेकिन नोट 1 ध्यान देना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्लियर है? ओके। अब सितंबर 25 का एक क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, विजिबल है? विजिबल है? ओके। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार आपके साथ रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग ही करोगे। क्विक लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन, इट हैज सफिशिएंट कैश फंड्स अवेलेबल, it is decided to buy back shares maximum permissive limit on 4th July. On 1st July the company has the following capital structure. इक्विटी है, इंपॉर्टेंट क्या है, फेस वैल्यू, कितना इक्विटी का फेस वैल्यू 100। कैन यू प्लीज टेल मी कितने शेयर्स हैं? 45,000 शेयर्स हैं, कितने के? 100 रुपीज के, ठीक है। ओके, रिजर्व सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व में है, सिक्योरिटी स्ट्रीम में पीएनएल है, इसमें से कौन से दो रिजर्व काम के नहीं है अपना? रिवैल्यूएशन एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये काम नहीं आता है अपना, ठीक है। लोन फंड नहीं है 350। क्विक लिमिटेड इज considering to reduce the loan fund amount to 300 by paying the loan funds amounting to 50 lakhs before 4th July। वो क्या बोल रहा है, ये 350 में से वो 50 लोन पे करना चाहता है बिफोर 4th जुलाई, और ऊपर डेट दिया है हम 4th जुलाई को बायबैक करना चाहते हैं, तो कहने से 4th जुलाई तक लोन ही 300 हो जाएगा। लोन कितना हो जाएगा? 300, 350 नहीं रहेगा आगे। द करंट मार्केट प्राइस इज 250 एंड इट इज and to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, it is right to offer a price 20% over the market value। तो कितना हम ऑफर कर रहे हैं उसको? 250 प्लस 20%, कितना? 300। कहने से दिस इज द बायबैक प्राइस। आगे क्वेश्चन पढ़ लेता, what is the maximum permissible number of shares that can be bought back if the loan funds is 350। वो बोला लोन अगर मैं कम नहीं करता तो क्या रहता, तो कहने से 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, रिसोर्स और डेट इक्विटी, और फिर क्या बोल रहा है, what is the maximum number of equity if the loan fund is 300, तो डेट इक्विटी 2 बार करना पड़ेगा, एक बार केस 1 केस 2। आगे, what will be maximum shares that can bought back as per the company's act according to decision made on basis of the 2 questions। क्या बोल रहे हो? ऊपर में से 2, ठीक है ना, ऊपर में से 2 आएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। और चौथा, व्हाट विल द इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद आपका कैपिटल कितना रहेगा। बट एनीवेज पहले मुझे ये दोनों निकाल के दो, 350 रहा तो कितना और 300 रहा तो कितना, मतलब केस 2 300 वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, 3 टेस्ट आपको पास करना है जल्दी से।
हम्म तो सितंबर 25 का ये क्वेश्चन है बेटा। $6,000 फर्स्ट टेस्ट आउटस्टैंडिंग टेस्ट। प्लीज बताइए आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट में आंसर कितना आया? 11250 शेयर्स बराबर। सेकंड टेस्ट रिसोर्स टेस्ट कितना आंसर आया? सबका ये आया है क्या? हाँ थर्ड टेस्ट जब आप डेट इक्विटी टेस्ट लेते हो तो इन्होंने दो केस दिए हैं। पहला डेट, कितना है डेट उनका? 350 एंड 300, ठीक है। सेकंड क्या था? मिनिमम इक्विटी में मेंटेन, मिनिमम मिनिमम कितना मेंटेन करना? 175 और यहाँ पे 150। अपना प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट में इतना है, राइट राइट 174। तो क्योंकि 174 है, यहाँ 174 है, यहाँ तो बायबैक आ नहीं सकता। सो केस वन में मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे द कंपनी कैन नॉट बायबैक, द कंपनी कैन नॉट बायबैक। लेकिन यहाँ पे बायबैक कर सकती है कितना? 24, तो 100 बाय करेंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है टेस्ट में? 6000 आएगा सबका 6000। चेक कीजिए आएगा 6000। नहीं आ रहा है तो 6000 बताइए मुझे, मैं सॉल्व करके दूँ आपको। चेक करता x प्लस y इज 24, ये लैक्स है, राइट। सेकेंड y डिवाइड बाय 300 इंटू 100, इट नॉट 10। पहले आदत रही है 10 इंटू 10 इंटू 10 करने की, राइट। तो 2 0 कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 4x इज इक्वल्स टू 24 लैक्स। x की वैल्यू क्या होगी? 6 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे 6 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 0.06 लाख, मतलब 6000 शेयर्स, ठीक है। तो तीनों में से मिनिमम कौन सा है? 6000 एंड देयरफॉर 6000 शेयर्स कैन बी बॉट बैक। तो पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इफ द लोन फंड इज 350? कैन यू प्लीज मार्क द करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इफ द लोन फंड आर 300 डी, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? What will be the maximum number of shares that can be bought back as per the Companies Act 2013 according to the decision made on the basis of two above questions? इन दोनों क्वेश्चन में तो मैक्सिमम आंसर किसने दिया था? मैक्सिमम बेटा। What will be the maximum number of shares that can be bought back as per the Companies Act according to the decision made on the two above basis? मैं उन्हें बाय बैक ही नहीं कर पाएंगे। सी, मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ। हुआ क्या कि मैं बैलेंस शीट लेके बैठा था, बैलेंस शीट 1 तारीख को लेके बैठा था और मैंने सोचा था 4 तारीख को बायबैक करेंगे। अब 1 तारीख को मेरा ऑडिटर आया या सीए आया, उसने बोला सर तुम्हारी बैलेंस शीट में दम ही नहीं है, बायबैक ही नहीं कर पाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो बायबैक करना है। तो बोला सर फिर ये उतारना पड़ेगा थोड़ा डेट, 350 का 300 करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला करता हूँ ना, फिर है मेरे पास पैसे, 50 लाख उतार दो। 50 उतारा मैंने तो वो 300 हुआ। 300 हुआ 4 तारीख के पहले, बिफोर 4 जुलाई। 300 हुआ तब जाके मेरी बायबैक की कंडीशन फुलफिल हो पाई। तो बायबैक कंडीशन में कितना बायबैक कर पाऊंगा? 6000। समझ में आया? तो मैं 6000 बायबैक करूंगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर 350 होते तो नहीं कर सकते, 300 हुए तो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से मैक्सिमम आंसर कौन सा दे रहा है? मैक्सिमम पूछा ना, मिनिमम नहीं पूछा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बॉट बाय एज पर द कंपनी अकॉर्डिंग टू द डिसीजन मेड ऑन द बेस ऑफ टू अबाउ क्वेश्चंस 6000, या तो 0 या तो 6000। तो मैं बोलूंगा भाई अगर बायबैक करना है मेरे को तो मैं 350 तो लोन रखूंगा ही नहीं, मैं रिपे कर दूंगा बायबैक के पहले ही। जिस दिन कैलकुलेशन होगा उस दिन मैं लोन फंड 300 पे लेके आऊंगा कैसे भी करके। समझ में आ रहा है? मतलब मैं बैंक गया, बैंक बोला सर 50 लाख का लोन उतार दो, ये लो 50 लाख रुपए कैश, टेबल पे कैश रखा, खत्म कर दिया। समझ में आया? उससे मेरा लोन कितना हो गया? 300। क्लियर? ओके, तो ये आंसर कितना आएगा? 6000। अब बताओ पहले आपके पास शेयर्स कितने थे? 45000 शेयर्स थे। 6000 बायबैक करने का कितने हो जाएंगे? 39000 और इंटू 100 विल गिव मी 39 लाख्स। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट विल बी द इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बायबैक? 39 लाख्स। अब आंसर डी आया, सीसीसी नहीं आया, ठीक है। एक बार चेक करेंगे उनके आंसर्स 11 12 13 14, 11 12 13 14। एक बार आंसर चेक करता हूँ उनके। केस सिनेरियो कौन सा है ये? 3 11 12 13 14, ये सी डी 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 आया अपना आंसर। सो वी आर गेटिंग 8 मार्क्स, इजीली मिल जाते हैं अपने को 8 मार्क्स, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब सारे पॉइंट अपने कवर कर लिए, ठीक है। कोई क्वेरी है कि बायबैक में? पक्का अच्छे समझ में आया बायबैक? ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंस चैप्टर हो चुका है, तैयारी करिए, तैयारी मतलब शुरू कर दो। एक टेस्ट आपका ड्यू हो गया, ठीक है। आप लोग बताइए टेस्ट कब दोगे। एंड आज क्या है? संडे और मंडे का आज क्या है? थर्सडे टुडे, राइट? थर्सडे ना? नहीं लूँ? एक मिनट, सर ने टेस्ट अनाउंस कब किया मुझे बताइए।
संकेत सर ने आज ही टेस्ट अनाउंस किया कि वो संडे को टेस्ट कर रहे हैं। संडे को टेस्ट है, हाँ, ओके। हिमांशु सर ने भी आज ही बोला कि मंडे को ऑडिट का टेस्ट रहेगा। मतलब पहले वो मेरे ले चुके हैं ऐसे, कोई बात नहीं, कल टेस्ट दे दो। मतलब अगर यहाँ पे टेस्ट चालू होगा तो मैं स्टार्ट में करूंगा। कब दोगे बताओ? इससे बट नेक्स्ट वीक तक बहुत डिले भी हो जाएगा। हाँ मतलब सी, मुझे एक बात बताइए, यू सीरियसली फील आप घर जाके बाय बाय पढ़ने वाले हो? मतलब लग रहा है पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपने जो स्पेसिफिकली टारगेट करके बोला ये स्पेशल क्वेश्चन है वो एक एक करना है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, सी, तो 13 और 13 वाला तो मैंने बताया आपको, हाँ, ठीक है। 8 8 वाला बताया था कल मैंने आपको। हाँ, बस ये दो ही क्वेश्चन है, ये दो आ रहे हैं, मतलब सब कुछ आता है। ये दोनों प्रैक्टिस हो गया। क्या बात है, वही था। एनीवेज, ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इसको स्टॉप करते हैं। डेट मैं कल बताता हूँ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। कमिंग वीक में कभी एक दिन टेस्ट लूंगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, एंड यस, कॉस्टिंग का भी रहेगा, ठीक है। स्टॉप करते हैं।